रात के बज चुके हैं 8 और मैं हाजिर हूं आपके सामने एक प्यारा सा सेशन लेकर के। और ये सेशन है मेटल और नॉन मेटल से, यानी सब्जेक्ट है केमिस्ट्री के चैप्टर है ये। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और एक छोटा सा और काम कर देना है, अगर आप चाहते हैं कि वीडियो कंटिन्यू देखें तो हर हाल में इसको जो होता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जी, चैप्टर का नाम तो आपने देख लिया, धातु और अधातु। आज का पहला क्वेश्चन है कि उच्च विद्युत धनात्मक क्वेश्चन है जी। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च विद्युत धनात्मक धातु, कह रहा है कि उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातुओं के परमाणु आसानी से बना सकते हैं। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण जो धातु के परमाणु होते हैं वो बना सकते हैं, धनायन बना सकते हैं, ऋणायन बना सकते हैं, उदासीन बना सकते हैं, कि सहसंयोजक बंधन बना सकते हैं। आपको बताना है कि उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण कैसे क्या परमाणु जो होता है क्या बनाएगा। तो आंसर होगा धनायन, क्योंकि धातुएं जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है और बनाती है, प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है जी। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जाता है। ऑप्शन है फेन प्लावन विधि, विधि नहीं लिखा है, विधि लिख देते हैं। फेन प्लावन विधि, ग्लानिक पृथक्करण विधि, निक्षालन और निष्ठापन। किसके द्वारा जो होता है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। साथियों अगर आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो उसका कमेंट में जवाब देना ना भूलें। तो बताइए इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा फेन प्लावन विधि। इसका आंसर हो जाएगा फेन प्लावन विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धातुओं के ऑक्साइड प्राय होते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी बन चुका है। धातुओं के ऑक्साइड प्राय होते हैं, आपको बताना है कि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं। अम्लीय होते हैं, कि क्षारीय होते हैं, कि उदासीन होते हैं, कि उभयधर्मी होते हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड साथियों प्राय जो है क्षारीय होते हैं। अगर आप भी इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट में जवाब देना ना भूलें। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, अधातुओं के ऑक्साइड प्राय होते हैं। फिर ये क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से पूछा है, अब अधातु के बारे में पूछा है। अधातुओं के ऑक्साइड प्राय होते हैं अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, की उभयधर्मी। आपको बताना है कि अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो साथियों इसका आंसर होगा अधातुओं के ऑक्साइड प्राय अम्लीय होते हैं जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में कौन अधातु है। आपको बताना है अधातु कौन है। तो चलिए सबका परमाणु संख्या लिखते हैं। तो परमाणु संख्या इसका कितना होगा जी, इसका जेड, परमाणु संख्या को जेड कहते हैं। तो इसका जेड होगा 2 8 10 1 11। इसका परमाणु संख्या 11। इसका देखिएगा 2 8 10 10 18 28 और 2 30। इसका हो जाता है 30। और इसका देखेंगे तो 8 2 10 10 5 15, यानी इसका जेड हो जाएगा 15। और इसका 10 और 3 13, जेड हो जाएगा 13। साथियों 11 परमाणु संख्या जिनका होता है उसे सोडियम कहते हैं। 30 जिसका होता है उसको जिंक कहते हैं। ठीक है, और 15 जिसका होता है उसको फास्फोरस कहते हैं। और 13 जिसका होता है उसको एल्युमिनियम कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि इसका आंसर जो है सी होगा। या आप ऐसे भी बता सकते हैं, इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो जिसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 या 4 से अधिक होते हैं, वे प्राय अधातु के श्रेणी में आते हैं। आंसर सी हो जाएगा जी। ठीक है, बाकी में 1 है, 2 है, 3 है, इसमें 5 है, तो 5 वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अयस्कों में एल्युमिनियम का अयस्क कौन है। आपको बताना है साथियों एल्युमिनियम का अयस्क कौन है। साथियों ऑप्शन है हेमेटाइट, डोलेमाइट, मेलाकाइट और बक्साइट। तो साथियों कमेंट में जवाब दिया जाए कि इसका आंसर क्या होगा जी। तो इसका आंसर होगा एल्युमिनियम का अयस्क जो है बक्साइट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फार्मूला की बात करें तो फार्मूला होता है Al2O3 × 2S2। ये बक्साइट का फार्मूला है जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा।
बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत लंबा है लेकिन क्वेश्चन बड़ा शानदार है। कह रहा है कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, यहाँ पे लग गया ऑक्सीजन के अनुपस्थिति, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में अयस्कों को उसके द्रवणांक से कम ताप पर गर्म करने पर धातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्तापन कहलाती है, भर्जन कहलाती है, कि धातुकरण कहलाती है, कि प्रगलन कहलाती है? आपको बताना है कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगी उसे भर्जन कहेंगे, तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति रहता तो निस्तापन हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, जिस अयस्क में, अगला क्वेश्चन है जी, कि जिस अयस्क में उसके कण उसमें उपस्थित अपद्रव्यों से भारी होते हैं उसे निम्न प्रक्रिया द्वारा सांद्रित किया जाता है। कह रहा है कि अयस्कों में उपस्थित कण जो है अपद्रव्यों से भारी होते हैं, यानी कि अपद्रव्यों से भारी होते हैं, यानी कि जो अशुद्धि होता है वो हल्का होता है, अशुद्धि जो है हल्का है और जो अयस्क है वो भारी है। ठीक है, तो कह रहा है कि बताइए किस विधि द्वारा इसका सांद्रण करेंगे? हेन प्लावन, गुरुत्व पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, गुरुत्व पृथक्करण विधि का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें अशुद्धि भारी होना चाहिए। ठीक है, हम इसमें फेन प्लावन का प्रयोग करेंगे क्योंकि जितने भी अयस्क हैं, अयस्क सॉरी ओ माय गॉड, इसमें कह रहा है कि अयस्क भारी है। ठीक है, तो अयस्क भारी होता है तो हम लोग गुरुत्व पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं, यानी आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। गुरुत्व पृथक्करण विधि ये हल्का के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस विधि द्वारा अशुद्ध तांबे परिवर्तित किया जाता है? कौन सी विधि द्वारा जो होता है, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा अशुद्ध तांबे में, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा अशुद्ध तांबे में शुद्ध परिवर्तित किया जाता है? अब तो इसमें दिया नहीं है, देना चाहिए कि अशुद्ध तांबे को शुद्ध तांबे में परिवर्तित किया जाता है एल्यूमिनोथर्मिक, वैद्युत अपघटन, कार्बन अवकरण, कोई नहीं तो आंसर हो जाएगा कार्बन अवकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तत्वों के निम्न युग्मों में से, कहा है कि तत्वों के निम्न युग्मों में कौन सा युग्म पीतल में कौन सा संघटन उपस्थित रहता है? ऑप्शन है कॉपर टीन, कॉपर जिंक, एल्युमिनियम कॉपर और टीन लेड। पीवी का मतलब होता है लेड। क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए साथियों, पीतल की अगर बात करें, पीतल को ब्रास कहा जाता है। ब्रास में क्या होता है? तो कॉपर होता है और जिंक होता है। तो ब्रास में ये दो चीज होता है, कॉपर और जिंक। तो जहां भी कॉपर और जिंक दिखाई देगा सही हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन धातु तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है? लोहा, सोडियम, मैग्नीशियम की सोना। ठीक है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी धातु है तनु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी? तो ऑप्शन होगा लोहा। देखिएगा लोहा को जब हम लोग H2SO4 से अभिक्रिया कराते हैं तो बन जाता है FeSO4 और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक है? साथियों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक यौगिक है? यानी आपको कोवैलेंट कंपाउंड बताना है। कोवैलेंट कंपाउंड आपको बताना है साथियों। तो देखिए कोवैलेंट कंपाउंड वो होता है जो सिर्फ अधातुओं से मिलकर बना होता है। जो सिर्फ अधातुओं से मिलकर बना होगा उसी को हम लोग कोवैलेंट कहेंगे। तो चलिए बताइए कौन सा होगा? पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा या चौथा? आपको बताना है कौन होगा कोवैलेंट। तो इसमें कोवैलेंट होगा CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन त्रिबंध आपको बताना है कि कौन सा तत्व त्रिबंध बनाता है। ऑप्शन है नाइट्रोजन,
फ्लोरीन, एल्युमिनियम और बेरियम। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जो है त्रिबंध बनाता है। तो साथियों नाइट्रोजन जो है त्रिबंध बनाता है, कुछ इस प्रकार से बनाता है त्रिबंध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा धातु अत्यधिक मजबूत हो जाती है। कौन सी प्रक्रिया करने के बाद धातु मजबूत हो जाती है? विद्युत लेपन, शोधन, मिश्र धातु में परिवर्तित करके कि निष्ठापन करके। साथियों सबसे ज्यादा धातु मजबूत होती है मिश्र धातु में बदल करके। ठीक है, तो आंसर जो है सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है? आपको बताना है विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन होता है? तांबा, सोना, सिल्वर की लेड। आंसर होगा सोना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में किसमें धात्विक गुण नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में किसमें धात्विक गुण नहीं पाई जाती है? साथियों आपको यह बताना है कि किसमें धातु का गुण नहीं पाया जाता है। पीतल में, आर्गन में, लेड में कि बेरियम में। देखिए जो धातु है उसमें धात्विक गुण पाया जाएगा, जो धातु नहीं है उसमें धात्विक गुण नहीं पाया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आर्गन। आर्गन एक अधातु है। आर्गन क्या है जी? अधातु है। तो अधातु है तो इसमें धात्विक गुण नहीं पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर्गन एक निष्क्रिय गैस भी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में, क्वेश्चन है जी कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है? आपको बताना है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन है? एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है कि सोडियम है। साथियों जवाब देना है कि कौन से धातु है, सॉरी कौन से तत्व जो है अधिक क्रियाशील होगा। तो अगर आपको क्रियाशीलता श्रेणी याद होगा तो आप पाएंगे कि सोडियम जो है इन दिए गए तत्व में सबसे क्रियाशील होगा। ऐसे ओवरऑल क्रियाशील की बात करें तो पोटेशियम होता है। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील धरती पे। ठीक है, लेकिन अगर पोटेशियम नहीं दे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हेमाटाइट। क्वेश्चन है जी कि हेमेटाइट निम्नलिखित धातुओं में किसका अयस्क है? तांबा का है, लोहा का है, जस्ता का है कि लेड का है। साथियों हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 होता है। आपको बताना है कि किसका अयस्क किस धातु का अयस्क है। तो हेमेटाइट जो है देखिए इसमें Fe आ रहा है अर्थात ये लोहा का अयस्क है। ठीक है, किसका अयस्क है जी? लोहा का अयस्क है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं। क्वेश्चन है जी कि अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं गालक, खनिज, गेंद की धातु में। आपसे पूछा जा रहा है कि अयस्क में जो अशुद्धि है, अपद्रव्य है, अपद्रव्य को अशुद्धि कहते हैं। ठीक है, अपद्रव्य को अशुद्धि कहते हैं। जो अशुद्धि है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गैंग। अयस्क में जो अशुद्धि उपस्थित होती है उसे गैंग कहा जाता है। साथियों अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टीन है, तो इस मिश्र धातु का नाम होगा, ऑप्शन है पीतल, जर्मन सिल्वर, सोल्डर की ब्रोंज। ठीक है, तो आपसे पूछा है कॉपर प्लस टीन। ठीक है, कॉपर है 90%, ठीक है, और टीन है 10%। ठीक है, तो देखिए कॉपर और जिंक होता है निकेल में, तो ये नहीं होगा। जर्मन सिल्वर में निकेल होता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, सोल्डर में होता है एसएन और पीबी, तो ये भी नहीं होगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा क्या जी? ब्रोंज हो जाएगा। ब्रोंज जो है कॉपर और टीन का मिश्रण होता है ब्रोंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। कहा है कि निम्नलिखित में कौन धातु सामरिक महत्व इंपॉर्टेंस के लिए मानी जाती है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए मानी जाती है? एल्युमिनियम, टाइटेनियम, कॉपर की प्लेटिनम।
तो साथियों इसका आंसर होगा टाइटेनियम। ठीक है, सामरिक धातु का सामरिक धातु जो है टाइटेनियम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। आपसे कह रहा है कि कौन ऐसा धातु होगा जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेगा। ऑप्शन है कॉपर, लोहा, सॉरी ऑप्शन है जिंक, लोहा, कॉपर और मैग्नीशियम। तो साथियों आंसर होगा क्या होगा जी, तो आंसर होगा कॉपर। ठीक है, क्योंकि इन सभी में सबसे क्रियाशील कौन क्रियाशील है, कॉपर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे। 48 कह रहा है कि निम्नलिखित क्रमों में कौन सा क्रम धातुओं की क्रियाशीलता का सही नहीं है आपको बताना है। देखिए सबसे पहले क्रियाशील होता है पोटेशियम, उसके बाद होता है सोडियम, उसके बाद होता है मैग्नीशियम, उसके बाद होता है कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम के बाद आता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद आता है जिंक, जिंक के बाद आता है लोहा, और ऐसे क्रम में चलते रहता है। ठीक है, तो देखिए पहले मैग्नीशियम दिया है और सोडियम सही नहीं है पूछा है। ठीक है, सही नहीं है, सही नहीं कह रहा, क्रियाशीलता का कौन सा क्रम सही नहीं है। ठीक है, तो पहला ये दिया है, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। इसमें देना चाहिए कि सही नहीं, गलत कौन सा ये देना चाहिए। ठीक है, इसमें सही नहीं है, गलत पूछ रहा है, गलत कहीं देना चाहिए, सही पूछना चाहिए। ठीक, सही में अगर ध्यान से आप देखिएगा तो सही वाले आंसर जो है ये बन रहे हैं, ये सोडियम, ये सब गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगर कुछ सही है तो ऑप्शन है सी, यानी कि क्वेश्चन में नहीं देना चाहिए था। ठीक है, नहीं देना चाहिए था, सही पूछना था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत का सबसे कम चालक है। आपको बताना है कि कौन सी धातु है जो विद्युत का सबसे कम चालक है। ऑप्शन है तांबा, लेड, आयरन की जिंक। तो साथियों आंसर होगा लेड। लेड जो होता है कम क्रियाशील होता है। ठीक है, इन बाकी की तुलना में। अगला क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी द्विधर्मी ऑक्साइड बनाता है। कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम की लेड। द्विधर्मी का मतलब होता है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन है, यानी उभयधर्मी कौन है। तो साथियों उभयधर्मी या तो एल्युमिनियम होता है या तो जिंक होता है। ठीक है, और ये पीबीबी होता है। साथियों बाकी ऑप्शन में कोई नहीं दिया, ऑप्शन में सिर्फ दिया सी एल्युमिनियम, तो आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम उभयधर्मी होता है, यानी इसका जब ऑक्साइड होगा ना, उभयधर्मी का मतलब क्या होता है, उभयधर्मी का मतलब होता है कि इस ऑक्साइड जो है, ये जो ऑक्साइड देख रहे हैं, ये अम्लीय की तरह भी व्यवहार करेगा और क्षारीय की तरह भी व्यवहार करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51। चलिए, तो इसी के साथ जो है आपका क्वेश्चन का सिलसिला होता है समाप्त। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके पार्ट 3 के साथ। तब तक जो है आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, जितने भी क्वेश्चन बनाए गए हैं। अगर अभी तक आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं वीडियो को देखते हुए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, जय।